हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और हम लोग न्यूटन साहब का पहला लॉ अच्छे से समझ चुके थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं न्यूटन साहब के दूसरे लॉ के बारे में कि न्यूटन साहब का दूसरा लॉ क्या है और उसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस के भी बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, न्यूटन साहब ने अपने सेकंड लॉ में हम लोग को यह बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। उन्होंने कहा फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें प्यारे बच्चों तो डेल्टा पी की वैल्यू आती है एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। अगर प्यारे बच्चों कोई फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगे तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इंपल्स, दैट इज नोन एज इंपल्स। और ये इंपल्स हमारा इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो प्यारे बच्चों, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब आ जाते हैं, बात करते हैं जरा इंपल्स क्या है। तो देखो, वही इंपल्स को ही यहां पर समझाया गया है। इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया, एंड इफ चेंज इन द वेलोसिटी इज डेल्टा वी, देन इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, है ना, F इंटू डेल्टा टी। और इसी को प्यारे बच्चों हम लोग चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन इक्वल टू m डेल्टा v। तो हमको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगे, जैसे बॉल आया और आपने बैट से उसको स्ट्राइक किया, तो बॉल और बैट प्यारे बच्चों बहुत ही कम समय के लिए कांटेक्ट में थे, और ऐसे में फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग इंपल्स कहते हैं। इंपल्स का यूनिट अगर आपसे देखा जाए तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। इंपल्स आपका चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है। इसको हम लोग प्यारे बच्चों इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। इट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कि इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। सो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब आइए इंपल्स के बारे में कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि इंपल्स का आपने क्या डेली लाइफ में यूज देखा या डेली लाइफ में क्या आपने यूज किया। सो व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो, कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर है जब वो बॉल को कैच करता है तो आप देखो हमेशा अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता है। क्यों पीछे ले जाता है? द प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स, क्रिकेट बॉल कमिंग टुवर्ड्स द फील्डर हैज लार्ज मोमेंटम। एक तो क्रिकेट बॉल आपने सुना होगा या हो सकता है देखा भी हो, थोड़ा सा हैवी होता है ना, भारी होता है, और उधर से क्योंकि बहुत स्पीड से आ रहा है, एक तो मास ज्यादा है, ऊपर से स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों मोमेंटम उसका बहुत ज्यादा होता है। बाय डूइंग सो ही इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल टू रिड्यूस द मोमेंटम। जब मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और अपने वो हाथ को कैच करने के बाद पीछे करता है, तो वो उस मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए टाइम इंटरवल को बढ़ा लेता है, उसको टाइम मिल जाता है मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बिकम्स स्लो। भाई अगर बॉल आया है तो बॉल के पास m इंटू डेल्टा वी है, मतलब उसके पास मास भी है और उसकी वेलोसिटी में भाई साहब चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि अभी वो बॉल v वेलोसिटी से है, लेकिन जैसे ही उसने कैच कर लिया, बोलो बॉल की वेलोसिटी 0 होने वाली है ना। इनफैक्ट 0 हो गई अगर उसने कैच कर लिया तो, लेकिन उस समय वो क्या करता है, वो थोड़ा सा यहां पर टाइम लेता है ताकि ये जो मोमेंटम में होने वाला चेंज है ये जब इंपल्स के बराबर हो, यानी कि f डेल्टा t के बराबर हो, अगर वो इस टाइम को बढ़ा लेगा तो जो फोर्स उसको फील होगा प्यारे बच्चों, वो फोर्स उसको कम फील होगा और इसलिए उसके हाथ में कोई इंजरी या कोई जर्क नहीं लगेगा। इस वजह से वो ऐसा करता है। यानी कि जब कोई बॉल आप कैच कर रहे हो, है ना, तो कैच करने के बाद हाथ को थोड़ा सा पीछे जरूर कर लेना चाहिए ताकि उस मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है उस चेंज के लिए बॉडी को पर्याप्त टाइम मिल जाए, सडनली एक झटका आपकी बॉडी को ना लगे। द केस ऑफ हाई जंपर, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो लोग हाई जंपिंग करते हैं, पहले दौड़ते हुए आते हैं और फिर वो
कूद जाते हैं। और कूदते किस पर हैं? इस तरीके की मिट्टी पड़ी होती है वहां पर, उसके ऊपर कूदते हैं। क्यों ऐसा होता है जरा आप इसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट अ हाई जंपिंग एथलीट is provided either a cushion or heap of sand on the ground to fall upon। या तो कुशन लगा होता है या तो इस तरीके से ढेर सारी मिट्टी होती है जिसके ऊपर वो कूदता है। When high jumper falls on the soft landing site such as cushion or heap of sand, then the jumper takes longer time to come to stop। जब वो इस तरीके की सॉफ्ट सरफेस पर आकर के गिरता है तो वो सॉफ्ट सरफेस अंदर की तरफ पुश होती है, जिसकी वजह से उसको टाइम मिल जाता है उसके मोमेंटम को स्लो डाउन करने का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द एथलीट इज लेस, ड्यू टू विच स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द एथलीट एंड द एथलीट डज नॉट गेट हर्ट। वो हर्ट नहीं होता है क्योंकि टाइम बढ़ गया प्यारे बच्चों, और अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया, क्योंकि एफ डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। मोमेंटम में होने वाला चेंज तो भाई साहब फिक्स है। अगर वो दौड़ करके एक डेफिनेट वेलोसिटी से आ रहा था तो उसका अपना मास और उसकी वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट है ना। अब वो आकर के जब रुका तो सडनली वही वेलोसिटी जीरो हुई। इसका मतलब इनिशियली कुछ मोमेंटम था और सडनली वो मोमेंटम जीरो होने वाला है। तो ये काम एकदम सडन ना हो, इसलिए वहां पर वो टाइम को बढ़ाता है और किसी सॉफ्ट सरफेस पर जाकर कूदता है ताकि टाइम बढ़ जाए। जब टाइम बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों तो फोर्स कम लगेगा, तो उसके ऊपर जर्क जो है वो कम लगेगा। द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन द कार में अगर आप लोग देखो सीट बेल्ट यूज होता है, और भगवान न करे लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट बहुत आपकी हेल्प करता है, बहुत आपकी सेफ्टी करता है। क्या हेल्प या सेफ्टी करता है देखिए, दीज डेज ऑल कार्स आर प्रोवाइडेड विद द सीट बेल्ट्स फॉर द पैसेंजर्स टू प्रिवेंट इंजरीज इन केस ऑफ एक्सीडेंट। इंजरीज से बचाने के लिए वहां पर सीट बेल्ट पैसेंजर को दिया जाता है। इन अ कार एक्सीडेंट a fast running car stops suddenly. Due to this, car's large momentum is reduced to zero in a very short interval of time. The slightly stretchable seat belts worn by the passengers of the car increases the time taken by the passengers to fall forward. होता क्या है कि भाई कार आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, अचानक से कार भिड़ गई और अचानक से कार रुक गई। अब आप सोचो, कार तो अचानक से रुक गई, लेकिन कार का जो एक बहुत ज्यादा मोमेंटम था, सेम वैसा ही वेलोसिटी तो आपका भी था अगर आप कार के अंदर बैठे हो। मतलब जो भी पैसेंजर अंदर बैठा है, अगर कार मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो पैसेंजर भी तो 50 की स्पीड से था, है ना। अब सडनली अगर कार रुकी तो उस पैसेंजर को भी सडनली रुकना है, लेकिन पैसेंजर की बॉडी तो यही चाहती है कि हम आगे मूव करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो वहां पर सीट बेल्ट क्या करती है, आगे बढ़ने वाला जो टाइम है उस टाइम को घटा देती है। मतलब क्या करती है वो, जो अगर सडनली गाड़ी रुकी तो आप सडनली रुकने की बजाय थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा और आप थोड़ा टाइम के बाद आप बाहर तक पहुंचेंगे। तो जो जर्क लगना होगा, जो चोट लगनी होगी वो कम लगेगी। इसलिए सीट बेल्ट प्यारे बच्चों हम सभी को लगा लेनी चाहिए। सीट बेल्ट होने से आपकी सेफ्टी बनी रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर। आ जाइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड on applying a constant force on the ball for 0.5 second, it acquires a velocity of 150 meter per second। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉल है जो कि 20 ग्राम की है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया 0.5 सेकंड के लिए और उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 150 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल बताइए। देखो इनिशियल मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो बॉल का मास कितना था, 20 ग्राम्स। ग्राम को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा प्यारे बच्चों तो 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 से मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो ये वैल्यू ओवरऑल आ गई 2 यूनिट होगा इसका केजी मीटर पर सेकेंड, 2 केजी मीटर पर सेकेंड। फिर आया फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें तो दैट विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी।
मास कितना है प्यारे बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 1000। फाइनल वेलोसिटी यहां पर इस बार कितनी है 150। तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 2 आएगा और ये आएगा हमारा 3। तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 3 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम था 2 kg मीटर पर सेकेंड और फाइनल मोमेंटम है प्यारे बच्चों 3 kg मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जब भी आपसे कभी भी किसी चीज का रेट पूछें, रेट ऑफ चेंज का मतलब यहां पर होता है चेंज इन दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो देखो इनिशियली 2 यूनिट था, अभी 3 यूनिट है, तो चेंज कितने का हुआ 3 - 2 यानी कि 1 यूनिट का। कितने टाइम में ये चेंज हुआ है 0.5 सेकेंड का। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये चेंज हमारा आ जाएगा 2 यूनिट के बराबर। और क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो इसका यूनिट क्या होगा भाई, दैट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। और नीचे 1 सेकेंड और है तो ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही न्यूटन होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, अगर बॉल का एक्सेलरेशन पूछें तो जरा देखो, बॉल पर लगने वाला फोर्स मैं निकाल चुका हूं 2 न्यूटन का है। बॉल का मास हमें पता है 20 ग्राम। तो प्यारे बच्चों मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं कैसे? देखो खैर आखिरी क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो ये तो सीधे सीधे हमें पता है ना 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, क्योंकि फोर्स ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिलहाल आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है, मास हमारा है 20 ग्राम, तो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई ए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया प्यारे बच्चों इस तरीके का, है ना। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स मूविंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। इसको रेस्ट पर हम ले आए हैं बाय द प्लेयर इन 0.04 सेकेंड। कैलकुलेट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल। आइए मोमेंटम में चेंज देखते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है भाई 200 ग्राम, यानी कि अगर मैं 1000 से प्यारे बच्चों डिवाइड करूंगा तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 40 मीटर पर सेकेंड। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास आ गई 8 kg मीटर पर सेकेंड। ये है प्यारे बच्चों इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम अगर आप निकालोगे तो अगेन दैट विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास है 200 डिवाइडेड बाई 1000 और फाइनल वेलोसिटी प्यारे बच्चों कितनी है 0, क्योंकि आप उसको रेस्ट पर ले आए हो। रेस्ट पर ले आए हो तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, दैट विल बी 0। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम हो गया 0। तो प्यारे बच्चों चेंज इन मोमेंटम अगर मैं निकालूं, चेंज इन मोमेंटम इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम है 0, इनिशियल मोमेंटम है 8, तो ये बनेगा फाइनल 0 माइनस 8, यानी कि इट विल बी -8 kg मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहे हैं एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। फोर्स की वैल्यू बता दीजिए। तो देखो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। प्यारे बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ -8, टाइम इंटरवल कितना है 0.04। तो अगर मैं 100 का इधर मल्टीप्लाई और मैं 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो प्यारे बच्चों वैल्यू बनेगी माइनस का 800 डिवाइडेड बाई ये बनेगा 4, यानी कि माइनस का 200 न्यूटन। इतना फोर्स यहां पर लग रहा है, तो फोर्स मिल गया, चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and it takes 5 seconds to stop it after the brakes are applied। 5 सेकेंड इसको लगते हैं रुकने में।
कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटरसाइकिल इफ द मास अलोंग विद द राइडर इज 250 kg। देखो इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है 0, और हमसे कह रहे हैं कि आप हमें मास भी हमें पता है, फोर्स आप बता दो कितना है। चलिए इसकी बात करते हैं भाई। इनिशियल स्पीड अगर हमें पता है, मास पता है, तो हमें इनिशियल मोमेंटम भी पता है। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो मास है प्यारे बच्चों 250 kg और इनिशियल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एमकेएस सिस्टम में प्यारे बच्चों। एमकेएस में कन्वर्ट करने का तरीका मैं सिखा चुका हूं आपको 5/18। तो 5/18 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फाइनल मोमेंटम यहां पर प्यारे बच्चों 0 है, क्योंकि उसको स्टॉप कर दिया गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। और इतना होने में टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड। हमसे कह रहे हैं फोर्स बता दो, तो देखिए फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो मोमेंटम फाइनल है 0, इनिशियल मोमेंटम ये आपके सामने है, यानी कि 250 मल्टीप्लाइड बाई 108 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल प्यारे बच्चों 5 सेकंड का है, तो 5 से और डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा आपका 50, है ना, ये 50 बनेगा। सो आंसर इज -50 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 108 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको हम लोग 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा आपका 6, ये आपका आएगा 3 और ये बनेगा 6 यानी 36। इसको भी कैंसिल किया जा सकता है, बनेगा 6। तो ये प्यारे बच्चों बनेगा 6 इंटू 5 यानी 30, 30 इंटू 50 बनेगा माइनस का 1500। ये इतने न्यूटन का फोर्स यहां पर लग गया है। और प्यारे बच्चों फोर्स निगेटिव है, फोर्स निगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्स यहां पर रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूसिंग रिटार्डेशन। ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए फाइनली जो ऑब्जेक्ट हमारा है 5 सेकंड के बाद वो स्टॉप कर गया, वो रुक गया। सो दिस इज क्रिएटिंग द रिटार्डेशन। नाउ व्हाट फोर्स विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, मास है 6 kg, फोर्स पूछ रहे हैं। ये तो बेहद सिंपल क्वेश्चन हो गया। F इज इक्वल टू ma, हम सबको पता है। मास है प्यारे बच्चों 6 kg, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहां पर जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट फोर्स विल बी 24 न्यूटन। F इज इक्वल टू ma के बारे में ध्यान रखो, दिस इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये न्यूटन साहब का सेकंड लॉ नहीं है प्यारे बच्चों, ये सेकंड लॉ से मिलने वाला रिजल्ट है। F इज इक्वल टू ma। ये भी देखो अगला क्वेश्चन भी आसान दिख रहा है। कह रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए अगर फोर्स 12 न्यूटन का है और मास 3 kg का है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन F इज इक्वल टू m इंटू a। फोर्स है हमारा प्यारे बच्चों 12 न्यूटन, मास है 3 kg, एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 12/3 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, यूनिट ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 10 seconds स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मास ऑफ द कार इज 1500 kg, यानी कि इनिशियल स्पीड प्यारे बच्चों 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। स्पीड हमें इसको फाइनली देनी है 30 मीटर पर सेकंड। टाइम जो हमें मिल रहा है वो 10 सेकंड का है, और मास जो है कार का दैट इज 1500 kgs। प्यारे बच्चों अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को प्यारे बच्चों लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो मास है यहां पर 1500 kg का, फाइनल वेलोसिटी है यहां पर प्यारे बच्चों 30 और इनिशियल थी 0, तो ये बनेगा 30 माइनस 0, और टाइम इंटरवल यहां पर है 10 सेकंड का। तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा,
और 15 इंटू 3 आप करेंगे तो 45 आएगा, एक जीरो ये तो 4500 न्यूटन। ये आ गया प्यारे बच्चों फोर्स का वैल्यू। यूनिट हमेशा याद रखना, अगर एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स है प्यारे बच्चों तो न्यूटन, है ना। मास का तो आप लोग जानते ही हैं, मोमेंटम अगर है तो केजी मीटर पर सेकंड। आइए ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन अलोंगसाइड द कार वेज 1000 kg। कह रहे हैं कि ये जो कार है ये 1000 किलो इसका मास है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। कह रहे पहले 2 सेकंड में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो पहले 2 सेकंड में आइए देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई। ये 2 सेकंड में डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो हमको स्पीड और टाइम का ग्राफ बेटा गिवन है। स्पीड और टाइम का ग्राफ अगर गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि आप हमें डिस्टेंस बता दो, तो मैंने आपको सिखाया था पिछले चैप्टर में, किसी भी ग्राफ से बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 चीज की बात की जा सकती है। पहला है ग्राफ का स्लोप और दूसरा है प्यारे बच्चों ग्राफ से रिलेटेड एरिया, है ना। अगर आप यहां पे स्लोप निकालते हो तो स्लोप का मतलब होता है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब स्पीड अपॉन टाइम, जो कि होता है एक्सेलरेशन। वो तो पूछा नहीं है, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस, और वो कैसे आएगा। अगर मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्यारे बच्चों बोलो क्या आएगा, डिस्टेंस। इसका मतलब आपको इस ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया। और अगर आप एरिया निकालना चाहते हो 0 से लेकर 2 तक का, तो आप खुद ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो, ये एरिया क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला, ये इसी ट्रायंगल का बस एरिया आप निकाल दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो आप लिखोगे एज वी नो, आप यहां लिखोगे एज वी नो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 2 seconds। पहले 2 सेकंड में प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। और मैं इसका नाम अगर रखूं, देखो ए बी, और इसका मैं नाम रख दूं मान लो ई, क्योंकि डी तो पहले से ही है। तो ए बी ई अगर मैं इसका नाम रख दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, और इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ, बेस हमारा है 2 यूनिट का और हाइट है 15 यूनिट का। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्यारे बच्चों वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर्स। 15 मीटर का डिस्टेंस आ गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स इज 15 मीटर। व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second। कह रहे 5 सेकंड के जस्ट बाद 1 सेकंड में कितना ब्रेकिंग फोर्स लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया, वो आप बता दो। देखो बेटा कार का मास हमें गिवन है, देखो लिखा भले है वेज, वेज का मतलब कई बार बच्चों को लगता है वेट है, वेट नहीं है बेटा। अगर इसका यूनिट केजी है तो ये प्यारे बच्चों मास है ना। लिख दिया जाता है वेज, बट ये है क्या, मास। यानी कार का मास 1000 kg है। आपसे कह रहे हैं ब्रेकिंग फोर्स बता दो, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिर्फ एक्सेलरेशन यहां पे मिल जाए। देखो सी से डी में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो तरीका क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। देखो एरिया निकाल ही चुके हैं, एरिया डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन अगर स्लोप देखो तो वो बताएगा स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि दैट विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। तो आइए यहां पर उसी चीज को हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि एज वी नो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो आइए जरा इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। स्लोप ऑफ सी डी
सी डी का अगर मैं स्लोप निकालूं प्यारे बच्चों, स्लोप मैंने आप लोगों को सिखाया था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर जो चेंज हुआ है वो कितने का है 15, पहले स्पीड 15 थी अभी घट के 0 हो गई, तो चेंज कितने का हुआ 15 का। एक्स एक्सिस पर है टाइम, और टाइम में चेंज हुआ केवल 1 सेकंड का, तो इसका जो स्लोप है बेटा वो कितना है -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहोगे सर माइनस कहां से आया? बेटा क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट रही है, इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आया और ये वैल्यू बन गई -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब अगर स्लोप की बात किया जाए, वो भी स्पीड टाइम ग्राफ का है, तो यही एक्सेलरेशन है, तो फोर्स की वैल्यू होती है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000 और एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों माइनस का 15, तो फोर्स हो गया माइनस का 15,000 न्यूटन। माइनस का 15,000 न्यूटन का फोर्स है प्यारे बच्चों, जो आपने उस कार को रोकने के लिए, रिटार्डिंग करने के लिए, रिटार्डेशन करने के लिए आपने तुरंत अप्लाई किया। और क्वेश्चन देखो, कह रहे ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उस ट्रक की इनिशियल स्पीड 0 थी, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर का डिस्टेंस वो 20 सेकंड में, 20 सेकंड्स में उन्होंने कवर कर लिया। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन बता दीजिए। कह रहे फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मीट्रिक टन। कह रहे हैं कि ये एक ट्रक है जो कि किसी हिल से, पहाड़ से नीचे उतर के आ रही है, इसके ऊपर कह रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है ना, और 400 मीटर का डिस्टेंस उसने 20 सेकंड में प्यारे बच्चों कवर कर दिया। देखो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपको सोच लेना चाहिए कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन प्यारे बच्चों मैं बार बार कई बार बता चुका हूं, तभी अप्लाई होगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और अगर यहां पर हम लोग ध्यान से देखें तो वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 400, इनिशियल स्पीड बेटा 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर था, तो ये टर्म 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम उसको लगा है 20 सेकंड का, यानी कि 20 का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे। सो दैट विल बी 400 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर करोगे बेटा 400 आएगा, दोनों कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन है, लेकिन हमसे पूछा गया है फोर्स, और फोर्स होता है प्यारे बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास यहां पर ध्यान देने वाली बात है 7 मीट्रिक टन का मास है। जरा ये बताओ 1 मीट्रिक टन कितना होता है बेटा, सोचो जरा, 1 मीट्रिक टन कितने के बराबर होता है? 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। देखो क्विंटल होता है 100 kg, लेकिन मीट्रिक टन होता है 1000 kg। इसका मतलब अगर वो 7 मीट्रिक टन है, इसका मतलब वो 7 इंटू 1000 kg, तो उसका अपना मास है, और उसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों 2 यूनिट का है, तो वैल्यू कितनी हो गई 14,000 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स 14,000 न्यूटन। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ, इस क्वेश्चन में देखो, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड m2 अ एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि फोर्स है हमारे पास देखिए 5 न्यूटन का। जब पहले ऑब्जेक्ट पे लगा जो कि था m1, तो उस पर इसने एक्सेलरेशन क्रिएट किया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम फोर्स जब दूसरे मास m2 पर लगा, तब इसने एक्सेलरेशन क्रिएट किया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। कह रहे अगर दोनों मासेस को बांध दें एक साथ, ये m1 है,
ये m2 है और इसको हमने बढ़िया टाइट कर दिया, बांध दिया है। कह रहे अब बताओ ये कितना एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों प्रोवाइड करेगा। तो सोचने वाली बात ये है, फोर्स हमें अभी भी पता है 5 न्यूटन का, हम अभी भी फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जब आपने दोनों को बांध दिया है तो m1 प्लस m2 बोलो मास हो जाएगा इनका। भाई जब दोनों को बांध दिया तो टोटल मास कितना होगा, कितना होगा टोटल मास, दैट विल बी m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 टाइम्स a, और यहां पर ध्यान से देखो फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F बराबर m1 a1 होगा। तो m1 की वैल्यू आएगी F बाई a1, और F हमारा है 5 न्यूटन का, a1 एक्सेलरेशन हमारा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये m1 हो गया। सेम ऐसे ही यहां से m2 निकलेगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 5 बाई 24, यानी कि F अपॉन a2। F है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 24। तो आइए यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्स है हमारा 5 न्यूटन का, m1 है 5 बाई 8, m2 है 5 बाई 24 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो देखिए 5 इज इक्वल टू, यहां से भी आप 5 कॉमन कर लो तो बनेगा 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 24 टाइम्स a, 5 से 5 कैंसिल, यहां पर आएगा 1, अगर एलसीएम ले लें तो आएगा 24, ये बनेगा आपका 3 प्लस 1 टाइम्स a। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू आ गई 24 डिवाइडेड बाई 4, और 24 डिवाइडेड बाई 4 होएगा 6, यानी कि अगर दोनों को बांध दिया जाए तो ये हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहां पर क्रिएट करेगा। तो आप यूनिट जरूर लिखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे मैं भी लिख दे रहा हूं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात ध्यान रखिएगा, बिना यूनिट के प्यारे बच्चों नहीं करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं 10 ग्राम का मास है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एक्सेलरेट कर रहे हैं। दूसरा केस है 20 ग्राम मास है एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पहले केस में मास है हमारा 10 ग्राम और उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बात, इस ग्राम को हमें 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये केजी में आ जाएगा, और यहां पर हम लोग अब निकालेंगे फोर्स। फोर्स होता है प्यारे बच्चों m1 a1 यानी F बराबर ma, तो ये बनेगा 10 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे आएगा 20, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 1 बाई 20 न्यूटन। सेकंड केस में हमसे कहा जा रहा है मास है इस बार 20 ग्राम और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग यहां पर 1000 का डिवाइड कर दें 20 बाई 1000 तो ये आने वाला है सॉल्व होकर 1 बाई 50 केजी। 1 बाई 50 केजी इसका मास है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर यहां पर फोर्स पूछा जाए तो दैट विल बी m2 इंटू a2। m2 की वैल्यू है 1 बाई 50, a2 हमारा है 2, तो ये सॉल्व होकर आएगा 1 बाई 25 न्यूटन। देखिए ये है 1 बाई 20 न्यूटन, ये है 1 बाई 25 न्यूटन। अब आपको सोचना है F1 बड़ा है या F2 बड़ा है। सोचो भाई, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा है ना, कॉन्सेप्ट यही है। 1 बाई 20 है, 1 बाई 25 है, 25 देखो बड़ा है तो ये ओवरऑल नंबर छोटा हो जाएगा, तो F2 छोटा है प्यारे बच्चों और F1 हमारा बड़ा है। इसका मतलब यहां पर सीधा सीधा रिजल्ट है F1 इज ग्रेटर देन F2। मतलब 10 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है तो। इसके बाद अब हमारा आ गया न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, और न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में यह बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि अगर कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। आप अगर कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो तो सामने से कुछ ना कुछ रिएक्शन 100% आएगा ही आएगा। न्यूटन साहब ये कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए कुछ ना कुछ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्यारे बच्चों जरूर होगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। चलो इसको मैं समझाता हूं। अगर आप लोग कोई एक पार्टिकल लो और उस पार्टिकल को ऐसे हवा में छोड़ दो, मान लो बॉल है, उसको हवा में ऐसे रखा और छोड़ दिया। हवा में ऐसे छोड़ोगे तो किधर जाएगा? ऑब्वियस है नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेगा, उसी फोर्स की वजह से तो नीचे जा रहा है। भाई न्यूटन साहब का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो प्यारे बच्चों उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसीलिए वो लगातार नीचे की तरफ जाता चला जाता है। लेकिन अगर इसी बॉल को आप किसी टेबल पे रखो तो अब वो नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन वेट तो अब भी लग रहा होगा। सोचो भाई, वेट जो mg है ये तो अभी भी लग रहा होगा, और अगर ये अब नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर 100% लगा होगा। क्योंकि न्यूटन साहब का सेकंड लॉ यही कहता है कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा। लेकिन यहां टेबल पे रखने पर बेटा अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगा है, लेकिन mg तो लग रहा है। इसका मतलब अगर mg लग रहा है उसके बाद भी अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों लगा होगा, और ऐसा लगा होगा कि n हमारा mg के बराबर रहा होगा। n क्या है? n है नॉर्मल रिएक्शन। n क्या है? n है नॉर्मल रिएक्शन। n इज नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब प्यारे बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट, चेक कर लो, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है। यही है न्यूटन साहब का थर्ड लॉ। To every action there is always an equal and opposite reaction। न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को देखो यहां पर शो किया जा रहा है। ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने देखो स्केटिंग शू पहन रखा है। ठीक, स्केटिंग शू पहनकर इधर से एकदम खूब एकदम रंगबाजी में दौड़ते हुए आए और ये उस दीवार से भिड़ गए। ऐसे एकदम ये चलते हुए आए और इन्होंने दीवार में ऐसे ये भिड़ गए। अब इन्होंने दीवार पे धक्का दिया, मतलब इन्होंने एक्शन किया, तो दीवार ने भी उतना ही धक्का इनको दिया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। देखो दीवार तो बहुत भारी थी, उसकी सेहत पर तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही इनको रिएक्शन मिला ये वापस जो है पीछे की तरफ चले गए। आप लोग भी ऐसा करके देख सकते हो। अगर आप स्केटिंग शू पहन के आप दौड़ लेते हो, आप चला लेते हो, तो आप दीवार तक जाओगे, जैसे ही हाथ लगाओगे आप जस्ट वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओगे। क्यों ऐसा हुआ होगा? इन्होंने एक्शन किया इधर की तरफ। देखो ये जो इन्होंने यहां लगाया है ये प्यारे बच्चों एक्शन है, और दीवार ने जो लगाया अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन है। और क्योंकि न्यूटन साहब का लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो अगर इन्होंने 10 न्यूटन इधर लगाया होगा तो दीवार ने भी इनको 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया। मैटर यहां पर यह है बेटा, दीवार का जो मास है वो इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए दीवार पर फर्क नहीं पड़ा। अब एक चींटी दौड़ती हुई जाए और हाथी से टकरा जाए तो हाथी की सेहत पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चींटी उसी स्पीड से अगर वो जाएगी, तेजी से जाके टकराएगी तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। और अगर हाथी ने भाई साहब देख भी लिया तो चींटी जो है 4 गुनी स्पीड से भागेगी दूर। अगला एग्जांपल देखो क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि ये एक किसान है या कोई भाई साहब हैं और ये देखिए एक किसी बैल को ऐसे खींच रहे हैं या गाय को मान लो खींच रहे हैं, उसकी सींग है देखिए, है ना। अगर ये उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गाय खुद को
नहीं आना चाहती है तो वो बचाने की कोशिश कर रही है भाई। तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है, एक्शन और रिएक्शन का। ये खींचने के लिए एक्शन लगा रहे हैं, वो खुद को बचाने के लिए रिएक्शन लगा रही है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, द मैन इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द काउ बट द काउ इज एक्सर्टिंग एन इक्वल फोर्स बैक on the man. This situation illustrates Newton's third law of motion. ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो वापस इनके ऊपर फोर्स लगा रही है। ओवरऑल प्यारे बच्चों नेट फोर्स हो गया है 0 और न वो मूव कर रही है ना ये मूव कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स और कुछ अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप सभी लोग जम करके पढ़ाई करते रहिएगा।